वेलकम टू माय चैनल विजय विश्वकर्मा। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज सपोर्ट। और आज आप सुनने वाले हैं एक ब्रांड न्यू ज़बरदस्त कहानी घर जमाई किंग। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे दमदार और एंटरटेनमेंट कहानियाँ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें। सपोर्ट करोगे गाइस तो ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ। साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या नहीं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेरे मेन चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले सभी स्टोरी और अपडेट्स मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी घर जमाई की। इस गद्दार की फैमिली को खत्म कर दो, जला दो इन्हें, इनका खून ही गंदा है। बाहर ऐसे नारे लग रहे थे, लेकिन घर के अंदर 8 साल का नन्हा सवीर ऐसी भयानक बातें सुनते हुए भी अपने जलते हुए माँ बाप को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। मम्मी पापा चलो, प्लीज बाहर चलो, नहीं तो हम सब जलकर मर जाएंगे, वेद की माँ ने तड़पते हुए कहा। भाग जा बेटा, भाग जा, वहीं उसके पापा ने कराहते हुए कहा। पीछे के दरवाजे से। एक तरफ उसके माँ बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अब भी मशालों के साथ भीड़ उमड़ रही थी। वो लोग अब वेद के खून के प्यासे थे। उनके लॉकेट पहने हट्टे कट्टे लीडर ने भीड़ से बोला, अरे गद्दार का बेटा तो जिंदा बच गया, पकड़ो इसको। वेद के पापा ने उसे पीछे के दरवाजे की तरफ धक्का दिया तो मजबूरन उसे भागना पड़ा। उसके नन्हे कदम तेजी से बढ़ते गए, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया। लेकिन अचानक से वो एक पेड़ जैसे आदमी से टकरा गया। वेद की सांसें रुक गईं। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था पर आंखें चमक रही थी। उसने नन्हे कांपते वेद को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप गद्दार नहीं है बेटा, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। 16 साल बीत गए उस दर्दनाक हादसे को। वेद आज भी भाग रहा था, लेकिन डर कर नहीं, बल्कि सच की तलाश में, उस गद्दारी का असली चेहरा देखने के लिए जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर गया था। अब मेरी जिंदगी का मकसद इस मुंबई शहर में ही पूरा होगा। मैं वापस आ गया हूं। वेद ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो मुंबई में खुद की जगह बना कर ही रहेगा। बातें उसकी निराली थी, दिल एकदम फिल्मी हीरो वाला, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बहुत हाथ पैर मारकर उसे फाइनली एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसमें दिन में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाता और रात को उनसे भी बड़े सपने देखता। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो किसी ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता, ना कि एक बदमिजाज रेस्टोरेंट मैनेजर की ये बातें सुन रहा होता। अबे ओ फकीरों के हीरो, सुन, बाइक लेकर जाओ और 10 मिनट में ये बॉक्सेस डिलीवर करके आ। 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ ना तो भूल जाना अपनी सैलरी। ये सुन वेद के साथ ही डिलीवरी बॉयज आपस में फुसफुसाने लगे। आज इस पपलू की पोल पट्टी खोल के रख दी बॉस ने। अरे इस गवार को इसके गांव की टिकट कटा लेनी चाहिए, यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। सबको इग्नोर कर वेद ने एक बार फिर बॉस से कहा, अरे सर, आज तक कुछ भी लेट हुआ, आप 50 बॉक्सेस दें या 500, मैं सब कर लूंगा। आप बस मेरी सैलरी डीले मत करिएगा, आज उसकी ज्यादा जरूरत है। किसी स्पेशल इंसान का बर्थडे है तो अब पूरी कथा सुनाने वाला है क्या? सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। वेद ने यह सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागता हुआ सबकी डिलीवरी करने निकल गया। पीछे खड़ा मैनेजर खाली पड़ी मोटरसाइकिल को देखकर बोला, इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? जब देखो भाग के निकल जाता है गधा। मैनेजर के गुस्से से अनजान वेद हवा से बातें करता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग में घुसा। केबिन के सामने एक खूबसूरत डॉल जैसी लड़की शॉर्ट ड्रेस एंड हाई हील्स में आकर खड़ी हो गई। जैसे ही लड़की की नजर पसीने से भीगे फटी शर्ट वाले वेद पर गई, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। ये जिम के सब्सक्रिप्शन इतने सस्ते हो गए कि कोई भी बॉडी बना रहा है। वेद की टोन्ड एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसकी फटी शर्ट के थ्रू बहुत साफ दिख रहे थे। उसने मजे लेते हुए कहा, नहीं मैडम, ये बॉडी जिम से नहीं, मेहनत से बनी है, जिसका सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम ले रखा है।
लड़की वेद की बात से झेप गई। ये लो टिप 500 रुपये, नई शर्ट खरीद लेना। शुक्रिया मैडम, लेकिन शर्ट तो मेरे पास बहुत है। मैं तो ये कह रहा था कि डिलीवरी में एक स्पेशल कोल्ड कॉफी भी है, कोई मिस कारा नहीं, मिस खीरा के लिए। सर ने कहा था मैं स्पेशली उन्हें देकर आऊं। ये कौन है मिस खीरा? कहाँ है उनका केबिन? कियारा, यू इडियट, एंड आई एम कियारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का मजाक बनाने की? You know, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम किसी और दुनिया से आए हो क्या? ये कहते हुए कियारा रायजादा ने उसमें से कोल्ड कॉफी निकाली और उसे वेद के ऊपर फेंक दी। अब शायद तुम मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। वेद ने अपना मुंह साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, कॉफी तो बढ़िया थी, थैंक यू मैम। पर कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये लड़का उसका नाम उसके मुंह पर ही बिगाड़ कर चला गया। हाउ डेयर ही! इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर मेरा नाम नहीं भूलेगा। दूसरी तरफ एक भीगी हुई शर्ट के साथ वेद रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने जल्दी से कपड़े बदले। हॉल में फिर वो अपनी सैलरी लेने गया ही था कि उसके मैनेजर ने उसे पेन और नोटबुक पकड़ाई और बोला, जल्दी कर, स्टाफ कम है। देख, वो ब्लैक सूट वाले कस्टमर बहुत खास है, उनको खुश कर दिया तो तेरी नौकरी भी परमानेंट और सैलरी भी अभी दे दूंगा, समझा? चल जल्दी कर। दो गुड न्यूज सब। आप बस देखते रहिए मेरा कमाल। वेद गया तो बहुत उम्मीद से था, लेकिन जैसे ही उसने उस कस्टमर को देखा उसके कदम अपने आप रुक गए। ये आदमी मुझे देखा हुआ क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी वेद को उस भयानक रात की यादों में धकेल रही थी। गद्दार, गद्दार, गद्दार! वेद की धड़कनें तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। तभी उस आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है कि मैनेजर को बुलाऊं? वेद तुरंत होश में आया। जी सर। फोन का ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन था इस आदमी का उस हादसे वाली रात से? कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वो मन ही मन बोला, यार वेद, तू भी ना कुछ भी सोचता है। तुझे इस मोहल्ले में क्या, पूरे शहर में कोई नहीं जानता। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर उस शख्स की तस्वीर दिखी। उसने मन में सोचा, इसके गले में ये लॉकेट, मतलब मेरा शक सही निकला। इस फोन में पक्का इस बंदे की डिटेल्स होंगी। इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूं। वो आगे कुछ करता उससे पहले ही पीछे से एक रौबदार गुस्से भरी आवाज आई, मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्ट पैंट पहन लेने से इस फोन को छूने की औकात नहीं हो जाएगी तेरी? कैसे कैसे चोर उचक्कों को नौकरी दे रखी है। सर आप गलत समझ रहे हैं मैं, लेकिन तभी मैनेजर आग बबूला होकर वहां आ गया। उसने झट से वेद के हाथ से वो मोबाइल छीना और उसे जोर से एक तमाचा मार दिया। मक्कार, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे नंगा कर दूं, साले चोर। वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की है। तभी वो कस्टमर बोला, अरे हर चोर यही कहता है, लेकिन धोखा तो बदजातों के खून में होता है। ये लुच्चा दोबारा इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो ये रेस्टोरेंट रातों रात बंद हो जाएगा, समझे? ब्लडी मोरन्स। और वहां से निकल गया। वेद पर मानो एक बार फिर किसी ने झूठ का काला धब्बा लगाया था। एक बार फिर उसका दिल टीस के साथ उठा। वो कुछ करता उससे पहले ही मैनेजर ने जोर से चिल्लाया, यू आर फायर्ड, नाउ गेट लॉस्ट। इतनी बेइज्जती के बाद तो वेद वहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। उसने गुस्से में एप्रॉन निकाल कर जमीन पर फेंका और वहां से चला गया। 10,000 रुपए उसके सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़े नहीं थे। उसने कसम खा ली कि नौकरी चली गई तो क्या, वो सोनिया को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। उसने खुद से कहा, मुझे इस दुनिया में सोनिया के अलावा कोई नहीं समझता, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वेद जल्दी से अपनी खोली पर जा पहुंचा। जमीन के पीछे गद्दे के नीचे से उसने एक छोटी सी पाउच निकाली जिसमें उसकी तमाम जमा पूंजी थी जो वो पिछले कई महीनों से बचा रहा था। पाउच लेकर वो मोबाइल खरीदने दुकान पर पहुंच गया।
वो जानता था कि इतने पैसे में उसे कोई महंगा फ़ोन नहीं बल्कि एक कम दाम वाला स्मार्टफोन ज़रूर मिल जाएगा। और वो ये भी जानता था कि इन पैसों को यूज़ करने के बाद उसकी जेब पूरी तरह खाली हो जाएगी और उसके लिए खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसके दिल को अभी अगर किसी चीज़ की भूख थी तो वो थी सोनिया के चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल की। उसकी प्यारी सी सोनिया उसकी दुनिया थी। वेद एक तरफ सोनिया के साथ शादी करने के सपने सजा रहा था तो दूसरी तरफ सोनिया अपने घर में एक अलग ही प्लान बना रही थी। वेद अपना दुख छुपाकर मुस्कुराते हुए घंटी बजाने ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला है। जैसे ही वो घर में एंटर हुआ उसे फर्श पर सोनिया के कपड़े गिरे मिले जो बेडरूम तक जा रहे थे और अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। यार सोनिया, तुम भी क्या उस लूजर के साथ घूमती रहती हो? अरे उसे घूमना नहीं, अपनी उंगलियों पर नचाकर पर्सनल सर्वेंट बनाना कहते हैं। मैं गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी हूं ना। कहाँ वो लूजर, कहाँ तुम? ये कहकर सोनिया उस लड़के को किस करने लगी। वेद आगे बढ़ा तो उसने देखा सोनिया और रोहन बिना कपड़ों के एक बिस्तर पर थे। वेद के हाथ से फोन गिर गया और उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे लिए यहां मर मर के पैसे जुटा रहा हूं ताकि तुम्हें खुश रख सकूं, और तुम मैं क्या? अरे फटीचर, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और एटीट्यूड दिखा रहा है। मर मर के लाया मेरे लिए, हाँ? ये 2 कौड़ी का फोन। वो चद्दर लपेट कर वेद के सामने आई, फोन उठाया और उसे सीधा बालकनी से नीचे फेंक दिया। अरे मैं तो तुझे वैसे भी कुछ दिनों में छोड़ने ही वाली थी, लेकिन अच्छा है आज ही मामला खत्म। रोहन ने आग में घी डालते हुए कहा। ब्रो, नीचे लग्जरी कार तो देख ही ली होगी तूने, उस पर जरा कपड़ा मारते हुए जाना। वेद को ये सुन इतना गुस्सा आया कि उसने रोहन के मुंह पर एक घूंसा चढ़ दिया जिससे वो लहू लुहान हो गया। सुना, अब सोनिया को बोल कि तुझे उस गाड़ी में हॉस्पिटल छोड़ा है। इतना कहकर वेद वहां से निकल गया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा अभी बहुत था। उसे जोर से चीखने का मन कर रहा था, लेकिन शहर की भीड़ में अकेला होकर भी वो अकेला नहीं था, इसलिए वो बस चलता रहा। कहां किधर उसे भी नहीं पता था। धीरे धीरे दिन रात में बदल गई। तभी उसे 4-5 बंदों ने घेर लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? उसमें से एक ने हंसते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हें तुम्हारे पास्ट में ले जाने आए हैं। वेद को यकीन हो गया कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा और उसने 3 में से 2 को धराशायी कर दिया। अचानक ही किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा डाला और उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उस हालत में भी उसने मुट्ठियां भींच ली और जोर लगाने लगा। उसने आखिरी गुंडे को एक जोर का मुक्का चढ़ दिया, लेकिन फिर खुद बेहोश हो गया। उस गुंडे ने दर्द से कराहते हुए कहा, ये देसी बॉय तो डायनामाइट निकला। जब वेद की आंख खुली तो उसके आंखों के सामने थी एक हवेली की ऊंची सीलिंग, बड़ी खिड़कियां और बड़े बड़े झूमर। उसे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर हॉल के सेंटर में बने एक कमरे का दरवाजा खुला। वेद की आंखें फटी रह गईं। सामने के कमरे से वो मिस्टीरियस शख्स नहीं बल्कि व्हील चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत निकली। उस औरत ने बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, मेरे आदमियों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के जैसे होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको इसका नाम कैसे पता चला? उस बूढ़ी औरत ने वेद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरा नाम सावित्री रायजादा है। जैसा सुना था वैसे ही हो तुम, जिद्दी और स्वाभिमानी, लेकिन तुम्हारी चॉइस बड़ी बेकार है। सोनिया, छी, आखिर छोड़ गई ना तुम्हें। और तुम चिंता मत करना, जिस मैनेजर ने तुम्हें आज निकाल दिया और रेस्टोरेंट हमने खरीद लिया है। वेद को यह तो समझ आ गया था कि सावित्री रायजादा बूढ़ी है मगर कोई साधारण औरत नहीं है। उसने पूछा, और आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं? अरे आपकी उम्र की लड़की मेरा पीछा कर रही है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर तुम आरके इंडस्ट्रीज के वारिस हो, करोड़ों की कंपनी के मालिक, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं।
वेद की ये सुनते ही हंसी छूट पड़ी, लेकिन सावित्री अब भी सीरियस थी। वेद अविश्वास से बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुम कोई सिंपल लड़के नहीं हो। इसका सबूत यह है कि तुमने मेरे सबसे ट्रेन्ड फाइटर्स की धुलाई कर दी, और इतनी सी बात के लिए आप मुझे आरके इंडस्ट्रीज का वारिस बना रही हैं। सिर्फ वारिस हो जाने से तुम कंपनी के हकदार नहीं हो जाओगे, तुम्हें 3 शर्तें भी माननी पड़ेंगी। जिस लड़के के जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था, फिर भी उसने जिज्ञासावश पूछा, कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें मेरी पोती से शादी करनी होगी। दूसरी, आरके इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें इस एम्पायर को बचाना होगा। कैसे, ये तुम्हें फिगर आउट करना है। और तीसरी शर्त यह है कि तुम कंपनी के मालिक हो, ये बात राज रहनी चाहिए। जब तक सही समय ना आ जाए तब तक। वेद सावित्री की ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे ओ मैडम, मैं डिलीवरी बॉय ही ठीक हूं, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। आप अमीरों की दुनिया बड़ी खतरनाक होती है, मुझे नहीं चाहिए कोई कंपनी वंपनी, नहीं मुझे शादी करनी है। ऐसे भी लड़कियों पर से मेरा विश्वास उठ ही गया है। आप अपने इस गेम के लिए किसी और बकरे को ढूंढिए। ओके, बाय बाय, टाटा। ये कहते हुए वेद जाने लगा। तभी सावित्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे वेद के कदम जम से गए। रुको वेद, जाने से पहले ये तस्वीर तो देख लो, हो सकता है तुम अपना इरादा बदल लो। वेद सावित्री के करीब गया और उसने वो तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वेद के माँ बाप थे। आखिर क्या था इस तस्वीर का सच? क्या वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे, या वो सच में गद्दार थे? क्या बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता? क्या वेद सावित्री रायजादा की शर्त मान जाएगा? कैसे खुद छुपकर वेद 1000 करोड़ की आरके इंडस्ट्रीज को बचाएगा? कैसे साबित करेगा वेद कि उसके माँ बाप गद्दार नहीं थे? कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? क्या होगा जब कियारा को पता चलेगा कि उसका होने वाला पति एक डिलीवरी बॉय है? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वेद ने जब वो अधूरी तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसके माँ बाप की तस्वीर थी। ये तस्वीर आपके पास कहां से आई, और ये आधी क्यों है? सवाल ये नहीं है वेद, सवाल ये है कि ये तस्वीर देखकर क्या तुम्हारा इरादा बदला? वेद सोच में पड़ गया था तो सावित्री मुस्कुराने लगी। काफी जिद्दी हो तुम, मैं जानती थी तुम्हें इतनी आसानी से मुझ पर विश्वास नहीं होगा। आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां जाने के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। यह रिक्वेस्ट नहीं थी, ऑर्डर था। वेद कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सावित्री ने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। फिर वो हल्के से मुस्कुराते हुए वेद से बोली, आज की रात आराम कर लो, कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह ठीक 8 बजे मिलते हैं। गुड नाइट। वेद हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया कि सावित्री किसी की सुनने वाली नहीं है। वो सर्वेंट के साथ गेस्ट रूम आया, लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब वो सावित्री से मिला तो सावित्री मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। सावित्री ने अपने व्हील चेयर का बटन दबाया और बाहर के दरवाजे की ओर जाने लगी। वेद ने चुपचाप उसे फॉलो किया। पीछे के दरवाजे से वो एक सुनसान रास्ते से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक उजाड़ सा घर था, मानो सालों पहले उससे उजाड़ा गया हो। वेद को अपने माँ बाप, अपने बचपन के खिलखिलाने की आवाजें और उस भयानक रात की सारी यादें आंखों के सामने आ गई। वेद मंत्र मुग्ध सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। कहीं उसके खिलौने आधे जले आधे धूल खाए पड़े थे, तो कहीं उसकी टूटी सी साइकिल। अचानक से उसे खिड़की से कोई शख्स नजर आया, वही रेस्टोरेंट में लॉकेट वाला आदमी। वेद हड़बड़ा कर उसकी ओर भागा, पर वहां खिड़की के उस पर उसे कोई नहीं मिला। वेद ने सावित्री से पूछा, आपने उस आदमी को देखा? कौन था वो? लेकिन सावित्री ने बताया, यहां परिंदा भी मेरी परमिशन के बिना पर नहीं मार सकता। हमारे अलावा कोई आदमी कहां से होगा? वेद श्योर था कि उसने उसी आदमी को देखा था। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था।
वो घर के पीछे के एरिया में झाड़ियों के बीच घुसता हुआ एक कुएं में चेक करने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धकेलने की कोशिश की। तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन इसके आगे नहीं पहुंच पाओगे। गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। जैसा तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ था वही अंत तुम्हारा भी होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेद ने छटपटाते हुए जोरदार किक मारी। हमलावर जोर से पीछे गिर तो गया, लेकिन इससे पहले कि वेद उस पर फिर से अटैक करता, वो आदमी फुर्ती दिखाते हुए दीवार लांघने लगा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इतना कहकर वो रहस्यमयी शख्स जोर से हंसते हुए ऊपर की तरफ कूदा। तभी गोली चलने की आवाज आई। वेद ने देखा कि सावित्री के हाथ में एक छोटी सी पिस्टल थी, जिससे उन्होंने उस आदमी को शूट किया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पैर में गोली लगी, लेकिन वह तुरंत कूदकर दूसरी तरफ निकल गया। सावित्री ने जल्दी से अपनी व्हील चेयर को वेद की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, वेद, तुम ठीक तो हो? मैंने आपसे कहा था ना वो आदमी। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है उन लोगों को पता चल गया कि तुम इस शहर में वापस आ गए हो। अब तुम्हें डिसाइड करना ही होगा वेद कि तुम उनका शिकार बनोगे या करोगे। ये लड़ाई मेरे माँ बाप के लिए है, लेकिन मुझे हेल्प करके आप खुद को रिस्क में क्यों डाल रही हैं? तुम्हें सही वक्त आने पर अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो कि ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ सकते, और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। वेद पहले तो सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली इस दादी पर उसे थोड़ा सा भरोसा तो होने लगा। और ये बात समझ आ गई थी कि दुश्मन और दादी दोनों बहुत खतरनाक है। जब वेद और सावित्री वापस उनकी हवेली में पहुंचे, तब तक वेद ने अपना मन बना लिया था। उसने कहा, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। अच्छी बात है, तुम हकदार हो उस कुर्सी के जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ कर गए हैं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि तुम उसके लायक भी हो या नहीं। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी तीसरी शर्त को पूरा करना होगा। ढूंढ कर निकालना होगा उस धोखेबाज को जो आरके इंडस्ट्रीज को अंदर से बर्बाद करना चाहता है। उसके बाद तुम इस जायदाद के लायक बनोगे। वेद ने अपनी जिंदगी का मकसद तो बचपन में ही तय कर लिया था, लेकिन अब वो अपने कदम अपने मकसद की तरफ बढ़ाने के लिए तैयार था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। ये सुनते ही सावित्री ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रजिस्ट्रार ऑफिस ले चलो। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते ही सावित्री की कार का दरवाजा उनकी पोती ने खोला। क्या हुआ दादी, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया, वो भी अर्जेंटली? और मैं कब से आपका वेट। बोलते बोलते वो रुक गई, क्योंकि अब जो उसने देखा उससे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? दादी, ये लड़का आपके साथ गाड़ी में? वहीं वेद का भी यही हाल था। मिस खीरा, मेरा मतलब मिस कियारा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? चलो अच्छा है, मुझे लगा था मुझे इसके लिए मनाने में बहुत मेहनत लगेगी। वेद को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन कियारा उलझन में बोली, दादी आप कहना क्या चाहती हैं? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्यों है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सावित्री ने कियारा की बात काटकर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तुम्हें पता है ना कि अगर 10 दिन में तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी एमडी की पोजीशन तुमसे छीन ली जाएगी। जो मैं कह रही हूं वो करो। समय आने पर तुम ये कहोगी कि दादी ने तुम्हारे लिए सही डिसीजन लिया। अपनी दादी पर भरोसा करो। दादी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए। कियारा वेद से अकेले में बात करने गई और बोली, देखो मिस्टर डिलीवरी बॉय, दादी को कोई गलत फहमी हुई है। तुम उनकी गलत फहमी का और उनकी उम्र का फायदा मत उठाओ। जल्दी से उन्हें सच बता दो कि तुम कौन हो। वेद उसे एकटक देखते हुए मन ही मन बोला, ये बदतमीज बदमिजाज अमीरजादी सावित्री जी की पोती थी? इस कड़वी खीरा का तो मैं सलाद भी ना खाऊं। शादी की कस्में तो दूर की बात है। वेद को खामोश पाकर कियारा इरिटेट हो गई। वो खुद से बोली, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। देखो, ये बात मैं तुम्हारी भलाई के लिए भी कह रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इतने बड़े परिवार से जुड़ जाओगे तो अमीर हो जाओगे, लेकिन ये एक जाल है। दादी इससे पहले 10 लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। नौकर बना के रखती है और अपनी उल्टियां और न जाने क्या क्या साफ करवाती है। वो सब या तो शहर छोड़ के भाग गए या मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए। एक फूटी कौड़ी नहीं देंगी वो। अब भी टाइम है, अपनी जान बचाओ। वेद फिर से मन में पड़ा। मिस खीरा को लग रहा है मुझ जैसा गरीब डिलीवरी बॉय कुछ पैसों के लिए अपनी बलि चढ़ाने को राजी हो गया। अब उनको क्या बताऊं कि वो खुद मेरी कंपनी में कर्मचारी है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं मेंटल हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। वेद अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया तो कियारा चिढ़कर सोचने लगी, गजब पागल सिद्धि और अकड़ू है ये तो, टस से मस नहीं हो रहा।
आई कांट गेट मैरिड टू दिस चीप डेस्पो। और उसे फिर से मनाने की कोशिश की। देखो दादी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, ये बात पक्की है। अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें 10 लाख दे सकती हूँ, 50 लाख, 1 करोड़। फाइनली वेद ने उसके मजे लेते हुए कहा, आपका ऑफर तो अच्छा है, लेकिन 1 करोड़ में इस महंगे शहर में मेरा क्या ही होगा। इससे अच्छा तो मैं घर जमाई बनकर रहूं, रोटी कपड़ा मकान और इतनी सुंदर लड़की भी सेट। चलेगा दादी का टॉर्चर? इससे पहले कियारा झुंझलाती हुई पैर पटक कर वहां से जाती कि तभी सावित्री ने आवाज लगा दी, कियारा आओ साइन करो रजिस्ट्रार के सामने, आज से तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। कियारा बहुत ही भारी कदमों के साथ साइन करने आई। इस 1 घंटे में कियारा की पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, दादी ने मुझे इस दिन के लिए ही इतना लाड प्यार से बड़ा किया ताकि मैं सबके सामने इस डिलीवरी बॉय की वाइफ बोली जा सकूं। उसके मन में तूफान चल रहा था। बचपन में कभी अगर कियारा को चोट लगती तो उससे पहले सावित्री रो देती थी। वो कभी कुछ चाहती तो उसके मांगने से पहले वो विश पूरी हो जाती। तो आज आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। मौका देखते ही उसने वेद को सुनाया, तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत गए? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं जिंदगी में कभी नहीं हारी और आज भी नहीं हारूंगी। आज से एग्जैक्टली 10 दिन में दादी खुद हमारी शादी तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। मिस्टर डिलीवरी बॉय, तुम्हें दोबारा सड़क पर ना लाई तो मेरा नाम भी कियारा रायजादा नहीं। कियारा तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगी तो सावित्री ने उसे रोककर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम और वेद दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसलिए आज तुम्हारी सुहाग रात की सेज मैं खुद तैयार करवाऊंगी। What the hell दादी, this is too much। ये कहकर कियारा तमतमाती हुई वहां से निकल गई, लेकिन सावित्री के चेहरे पर नटखट सी मुस्कान थी। उसने वेद से कहा, कियारा समझदार होकर भी एकदम बच्ची है, लेकिन अब तुम हो उसके साथ तो मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। वेद ने कहा, दादी आप भी जानती हैं कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, हमें बस ऑफिस में। इससे पहले कि वेद अपनी बात पूरी कर पाता सावित्री ने कहा, ऑफिस में तुम मालिक नहीं कियारा के असिस्टेंट बनकर रहोगे। जब तक तुम कंपनी में छुपे उस दीमक को नहीं ढूंढ लेते तब तक इस शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर सावित्री भी वहां से बिना रुके चली गई। वेद की जिंदगी एक दिन में ही उलट पलट हो गई थी। कल तक जिस लड़के को लोग डिलीवरी बॉय कहकर पुकारते थे, आज वो इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली का दामाद बन चुका था, वो भी सिर्फ नाम का। वेद एक कोने में खड़ा चुपचाप शादी के पेपर्स को देख रहा था कि तभी रजिस्ट्रार ऑफिस के पियोन ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, साहब जी ऑफिस बंद हो रहा है, एक ही दिन में 2-2 शादी करने का इरादा है क्या? वेद हड़बड़ाते हुए बाहर गया तो वो सर पर हाथ रखकर बोला, नई शादी में तो लोग जमाई को पूछते नहीं थकते, और यहाँ ये दोनों दादी पोती तो महंगी गाड़ियों में बैठकर इस नए जमाई राजा को छोड़कर फरार हो गई। वाह, चल बेटा वेद, तुझे अपनी सवारी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। 2 मिनट में वेद ने हाथ हिलाकर सामने से आ रहे एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर बोला, रायजादा मेंशन। ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या भाऊ, रायजादा मेंशन, उधर काम करते हो क्या? तुम्हारी किस्मत तो चमक गई भाऊ। उसकी इस बात पर वेद मुस्कुरा कर रह गया। किस्मत तो चमक गई लेकिन मेरी नहीं उसकी, जिसे अब उस नखरेबाज मिस खीरा को झेलना नहीं पड़ेगा। चल भाई, वरना मेरी शादी की सुहाग रात से पहले ही तलाक हो जाएगा। दूसरी ओर असली तूफान तो रायजादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री रायजादा मेंशन पहुंची तो उन्होंने जाती हुई कियारा को रोकने की कोशिश की, पर कियारा ने धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी सावित्री ने सख्त लहजे में उससे कहा, कियारा मैं जानती हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने गलत किया है, पर यकीन मानो इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन कियारा का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाह कर भी कियारा को सच नहीं बता सकती थी। सावित्री भी अपने रूम में गई और एक पुराना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगी। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ तो उन्होंने अपना दिल हल्का करते हुए कहा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब देखना यह है कि वेद और कियारा आने वाले समय के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान तो अभी शुरू नहीं हुआ है। फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब आता कि उससे पहले ही अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। सावित्री घबरा गई और जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। इतने आलीशान मैंशन में जहां हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहां अचानक लाइट का चले जाना।
सावित्री जानती थी कि यह कोई साधारण पावर कट नहीं था। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा था। सर्वेंट्स में अफरा तफरी मची हुई थी। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक्टिव हो गए और चेक करने लगे कि क्या हुआ। इसी बीच वेद ऑटो से वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा था। उसकी नजर अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई। ठीक 5 मिनट बाद अचानक लाइट वापस आ गई तो सावित्री ने तुरंत अपना ड्रॉअर खोला और उसमें रखा एक अजीब सा संदूक चेक किया। उनके माथे पर तुरंत शिकन छा गई और वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वेद उन्हें ढूंढते हुए उनके कमरे तक पहुंच गया। दादी जी, आपने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। वैसे ये लाइट कैसे? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सावित्री ने घबरा कर उसकी बात काट दी। वेद, वो फोटो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी तुम्हारे माँ बाप की, वो ड्रॉअर से गायब हो गई है। इसका मतलब है कोई है जो जानता है कि तुम कौन हो और मुझसे मिल चुके हो। लेकिन कोई चोर सिर्फ एक फोटो क्यों ले जाएगा? क्योंकि वो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, उसमें एक इनविजिबल कोड था जिसे तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा। यह सुनकर वेद के होश उड़ गए थे। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी और क्यों? सावित्री वेद को क्या दिखाना चाहती है? क्या कियारा 10 दिन में यह शादी तोड़ देगी? क्या वेद आरके इंडस्ट्रीज के अंदर छुपे दुश्मन का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए यह कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वेद की आंखों में एक अजब सी चमक थी। उसे अब यकीन हो चला था कि यह वही शख्स है जिसने उसे खुलेआम चैलेंज किया था। अगर वेद ने उस आदमी को जल्दी नहीं ढूंढा तो उसका मकसद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसने दादी से पूछा, कोड? कैसा कोड? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी सावित्री ने उससे कहा, वेद, अब इस सवाल जवाब के लिए वक्त नहीं बचा। कोई तो है जो जानता है कि तुम कौन हो और यह भी कि तुम मुझसे मिल चुके हो। कल से ऑफिस जाना शुरू कर दो। तुम्हें जल्द से जल्द वहां अपनी जगह बनानी होगी। वेद ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसके मन में सवालों का उफान था। उसने मन ही मन सोचा, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो आदमी है कौन, बल्कि अब सवाल ये है कि अगला वार कब और कहां होगा। इस बीच सावित्री को अचानक ख्याल आया, कियारा ठीक तो है ना? वो बगैर एक पल गवाए व्हील चेयर को तेजी से बढ़ाते हुए कियारा के कमरे की ओर बढ़ी। उन्हें चिंता में देख वेद भी सब कुछ भूलकर उनके पीछे भागा। सावित्री ने कियारा के रूम का दरवाजा जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कियारा, बेटा, तुम ठीक हो ना? दरवाजा खोलो। तभी वेद ने जोरदार धक्के से दरवाजा खोला, लेकिन कियारा रूम में नहीं थी। ये देखकर सावित्री की सांसें अटक गई। उन्होंने तुरंत कियारा को कॉल किया, लेकिन कियारा कॉल ही नहीं उठा रही थी। वो आग बबूला होकर जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी! पलक झपकते ही पूरे मेंशन की हलचल तेज हो गई। सारे सिक्योरिटी गार्ड सिर झुकाए भागते हुए सावित्री के पास आए। सावित्री आते ही उन पर बरस पड़ी। पूरे मेंशन की तलाशी लो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, एक एक कोना छान मारो, देखो ये लाइट कैसे गई और कियारा कहाँ है। अगर मेरी पोती को एक खरोच भी आई तो तुम लोगों की खैर नहीं। तभी सिक्योरिटी गार्ड कांपते हुए नजरें चुराता हुआ बोला, मालकिन, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर लाइट गई कैसे। लेकिन कियारा मैडम, वो तो रॉयल क्लब गई है। ड्राइवर रमेश उन्हें लेकर गया है। ये सुनकर सावित्री को चैन की सांस आई, लेकिन फिर वो ऑर्डर देते हुए बोली, आज और अभी से इस मैंशन का एक भी पुराना गार्ड मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। पूरी टीम नई चाहिए, तुम्हें मिलाकर। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे कमरे तक घुस आया? कोई मेरे कमरे तक बेधड़क घुस आया और तुम लोगों को खबर भी नहीं? मजाक बनाकर रख दिया है इस मैंशन को। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। सिक्योरिटी हेड और उनकी टीम बिना किसी सवाल जवाब के वहां से चले गए। वेद तो अभी भी उस गायब हुई फोटो और कोड की सोच में डूबा था कि तभी सावित्री ने उसे स्ट्रिक्टली कहा, वेद, अब से चाहे कुछ भी हो जाए तुम कियारा के रूम में उसके साथ ही रहोगे। उसके साथ उठोगे, बैठोगे, उसी के साथ खाना खाओगे और कल से उसके साथ ही ऑफिस भी जाओगे, ठीक वैसे जैसे एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। अभी उसे किसी भी तरह घर वापस लेकर आओ। वेद को लगा कि जब जब वो अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करता है, बीच में कियारा आ ही जाती है। इसलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, दादी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई जादूगर हूं। एक छड़ी घुमाते ही मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। अरे मैडम को मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। सावित्री जी ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, वो भी पसंद आ जाएगी, भूलो मत। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड, अंडरस्टूड? वेद ने मन ही मन सोचा, यार ये पिस्टल दादी तो हिटलर की अम्मा है।
मैं खुद तो क्लब गया नहीं आज तक, तो उस नखरीली मिस खीरा को वहां से मना कर कैसे लाऊंगा? कोई ऑप्शन भी नहीं है वेद। तुझे पता है ना तूने ये डील क्यों डन की थी? उसने गहरी सांस लेकर हामी भरी और बोला, ठीक है जैसा आप चाहें, लेकिन याद रखिएगा हर चीज की एक कीमत होती है और मेरी कीमत आप जानती हैं। सावित्री ने हाँ में सर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ मुंबई के सबसे महंगे पॉश क्लब में, जहां लाइट्स की चमक और डीजे का बेस हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर रहा था, कियारा अपने दोस्तों के साथ कॉर्नर टेबल पर बैठी थी। उसके चेहरे पर टेंशन और इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। उसके हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स समीक्षा, रिया और सार्थक पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए थे। इस बीच सार्थक कियारा की तरफ देखकर फ्लर्ट करते हुए बोला, वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की का मूड ऑफ, दैट शुड बी इलीगल। हुआ क्या है मिस गॉर्जियस? कियारा ने नाम में सर हिलाया और बोली, नथिंग, जस्ट वर्क स्ट्रेस। तभी रिया उसके सामने ड्रिंक का ग्लास सरकाते हुए बोली, मिस वर्कोहॉलिक, कभी तो खुद को रिलैक्स कर। लड़कों को अक्ल वाली नहीं शक्ल वाली लड़कियां पसंद है, फिर चाहे वो तुम्हारे ड्रीम मैन मिस्टर के ही क्यों ना हो, जिनसे तुम शादी करने के ख्वाब देखती हो। सो स्ट्रेस को मारो गोली बेब्स एंड बॉटम्स अप। कियारा ने तुरंत कहा, यू गाइस नो आई डोंट ड्रिंक। सार्थक भी हंसते हुए इंसिस्ट करने लगा, अरे यार एक सिप से कुछ नहीं होता, कम ऑन जस्ट वन शॉट। कियारा का फ्रेंड्स इंसिस्ट करने लगे। सार्थक ड्रिंक लेकर आया, कियारा की ओर बढ़ा और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने के लिए उसके होठों तक ग्लास ले गया। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ऐसे लड़की को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर। सार्थक के साथ साथ बाकी सबने नजरें उठाकर देखा। ये कोई और नहीं बल्कि वेद था, जो सावित्री के कहने पर वहां गया था। कियारा उसे देखते ही चिढ़ गई, लेकिन वेद के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तभी सार्थक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, अबे तू है कौन? रिया भी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर नाक सिकोड़कर बोली, कपड़े तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है जैसे घर का पोछा पहनकर आ गया हो। Not our class, loser. How dare you come to our table? वेद sarcastically मुस्कुराते हुए बोला, पैरों से चल के, लेकिन आपकी आंखों पर क्लास का चश्मा चढ़ा है ना, शायद दिखा नहीं होगा। ये सुनकर सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। बात बिगड़ते देख कियारा ने चिढ़कर कहा, ये मेरी दादी का पालतू है, उन्होंने इसे मेरे पीछे जासूस की तरह लगा रखा है। फिर वो वेद से बोली, पर मुझे पीना है तो मैं पीऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वेद ने एक आईब्रो चढ़ाई और मन ही मन बोला, अच्छा तो इससे मुझे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही है। उसने कियारा की ओर देखा और बोला, मिस कियारा, दादी ने आपको घर चलने के लिए कहा है। ये कहकर वेद वहीं बैठ गया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने फोन पर सार्थक और रिया को मैसेज किया, इस इडियट को कैसे भी यहां से भगाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सार्थक, जो कियारा को इंप्रेस करने की फिराक में था, वो मैसेज पढ़कर वेद को उकसाते हुए बोला, ओके मैं एक चैलेंज करता हूं, अगर तू जीत गया तो कियारा तेरे साथ जाएगी, लेकिन अगर मैं जीता तो कियारा मुझे किस करेगी। चैलेंज मंजूर है? क्यों कियारा? ये कहते हुए सार्थक मन ही मन सोच रहा था, इस इडियट ने कभी इतनी शराब पी भी नहीं होगी, औकात ही क्या है इसकी, इसे टल्ली करना जरूरी है। अगर ये जीत भी गया तो भी कियारा को यहाँ से ले जाने की हालत में नहीं रहेगा। वहीं कियारा को लग रहा था कि सार्थक मजाक कर रहा है, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। लेकिन वेद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। थोड़ी देर में वो टेबल किसी वॉर जोन से कम नहीं लग रही थी। ड्रिंक्स की लाइन लग चुकी थी। सार्थक एक के बाद एक शॉट्स खत्म करता जा रहा था और खुद को ऑलरेडी विनर मान चुका था। लेकिन वेद भी पीछे नहीं था। 1 2 3 शॉट्स खत्म होते गए, लेकिन वेद के चेहरे पर कोई असर ही नहीं दिख रहा था। रिया कियारा के कान में फुसफुसाई, 10 शॉट्स के बाद तो सार्थक भी नशे में आ गया, बट यार ये तो टल्ली होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये इंसान है या रोबोट? ये देखकर कियारा तिलमिला उठी थी। वहीं सार्थक ने मौका देखकर वेद की अगली ड्रिंक में एक ऐसी पिल मिलाई जिससे नशा 10 गुना बढ़ जाए। वेद ने वो स्पाइक ड्रिंक उठाई। उसने टेबल पर रखी बाकी ड्रिंक्स की ओर देखा और धीरे से बोला, चलो एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने इतनी तेजी से ग्लासेस स्वैप किए कि रिया और कियारा अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। सार्थक को अब खुद भी याद नहीं था कि कौन सी ड्रिंक में उसकी चाल छुपी थी। तभी वेद ने अपनी ड्रिंक उठाई, एक ही घूंट में खत्म कर बाकियों को ग्लास उठाने का इशारा किया। सार्थक ने हिचकिचाते हुए जानबूझकर कियारा के सामने वाली ड्रिंक उठाई। घूंट लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। कियारा ने गुस्से में सार्थक के सामने वाली ड्रिंक उठाई और एक बार वहीं कटक गई। फिर उसने अपने पर्स से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर वेद की ओर फेंका और कहा, ये लो, डोंट स्पॉइल माय नाइट, तुम भी एंजॉय करो।
जब मेरा हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी, करेक्ट? वेद ने कार्ड पकड़ा और मन ही मन सोचने लगा, नखरे वाली खीरा, अब देखो कितना बिल बढ़ाता हूं मैं। वो उठकर बार काउंटर की ओर गया और एक स्टूल पर बैठ गया। तभी एक कपल आया और उसके बगल में बैठ गया। लेकिन जैसे ही वेद ने उन दोनों को देखा, वो हैरान होकर बोला, सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड यहां? वहीं जब सोनिया के बॉयफ्रेंड ने उसे देखा तो हैरानी से बोला, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना? तो सोनिया ताना मारते हुए बोली, हाँ आया होगा फूड डिलीवरी करने, वरना ऐसे हाई एंड क्लब में इस जैसे भिखारी को क्लीनिंग के लिए भी एंट्री ना मिले। वेद ने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपनी जेब से कियारा का क्रेडिट कार्ड निकालकर बारटेंडर को पकड़ाते हुए बोला, भाई मेरी तरफ से इन दोनों को पार्टी। जब महंगी ड्रिंक अंदर जाएगी तो सस्ती बातें नहीं करेंगी, और मेरे लिए एक लेमन सोडा, और हाँ बिल इस कार्ड पर डाल देना। उसका एटीट्यूड देखकर सोनिया और उसके बॉयफ्रेंड रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। सोनिया ने तंज कसा, बारटेंडर चेक कर लो कहीं ये कार्ड फर्जी तो नहीं है, ऐसे लोग बेवकूफ बनाने में माहिर होते हैं। बारटेंडर ने कार्ड स्वाइप किया और बोला, मैम कार्ड बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसने फिर दोनों को क्लब की सबसे महंगी स्कॉच और वाइन सर्व की तो सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये टीचर इतने पैसे कहां से ले आए कि 80,000 की एक ड्रिंक ऑफर कर रहा है? वेद हल्के से मुस्कुराया और बोला, लगा ना झटका? वैसे अच्छा हुआ उस दिन तुमने अपना असली रंग दिखा दिया था, नहीं तो आज मैं दुनिया की बेस्ट लड़की के साथ नहीं होता। ये कहते हुए वो कियारा की ओर इशारा करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही पलटा सीन बदल चुका था। सार्थक ने कियारा को अपनी ओर खींच लिया था और उसके कमर में हाथ डालकर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। गौर से देखने पर वेद को समझते देर नहीं लगी कि कियारा ने गलती से स्पाइक ड्रिंक पी ली थी। वेद का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने बारटेंडर को इशारा किया, अपना कार वापस लिया और तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। तभी सोनिया हैरानी से बोली, ये कियारा की तरफ भागा ना? कियारा रायजादा, ये उसे कैसे जानता है? आई कांट बिलीव। वेद जब तक बाहर पहुंचा तो सार्थक कियारा को अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में बिठाकर इंजन स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वेद बुलेट की रफ्तार से दौड़ा और एक झटके में गाड़ी का दरवाजा पकड़कर इतनी ताकत से खींचा कि दरवाजा टूटकर बाहर आ गया। ये नजारा देख सार्थक शॉक्ड रह गया और गुस्से में जोर से चिल्लाया, यू इडियट, मेरी गाड़ी तोड़ दी तूने, पता भी है कितने की है गंवार? वेद ने तुरंत उसे एक जोर का मुक्का मारा जिससे उसकी नाक से खून निकल आया। हड़बड़ाते हुए उसने वेद की गहरी और खतरनाक आंखें देखी तो उसकी बोलती बंद हो गई। वेद ने टूटा हुआ दरवाजा फेंका और कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। तब सार्थक ने अपनी नाक पर हाथ रखकर कहा, तू बचेगा नहीं, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा, समझा? तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूं। वेद गुस्से में बोला, 1 मिनट भी यहां रुका तो तुझे किसी का बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? सार्थक ने डरते हुए तुरंत कार स्टार्ट की और बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गया। वेद ने कियारा को संभाल कर नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े वो डगमगाते हुए उससे दूर जाने लगी। वेद ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, तितली की तरह उड़ना बंद करो और अब बस चुपचाप मेरे साथ चलो। कियारा पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो नशे में इमोशनल होते हुए बोली, तुम्हें क्या लेना थे ना, तुम समझते क्या हो खुद को? यू नो व्हाट, आई हेट यू। क्या क्या ड्रीम्स थे मेरे, एक ऐसा पार्टनर जो मेरी जिम्मेदारियां समझ सके, मुझे समझ सके, जिसके साथ मुझे सेफ फील हो, जो मुझे बिजनेस में हेल्प कर सके, मेरी बराबरी का मिस्टर के, हैंडसम, स्टाइलिश, स्मार्ट, कि दुनिया देखे तो जलकर पागल ही हो जाए, ऐसी आग हो हमारी लव स्टोरी में। फिर कियारा ने जोर से वेद का हाथ झटका और चिल्लाई, लेकिन मुझे मिला क्या? एक डिलीवरी बॉय। आई एम नॉट हैप्पी। मैं 5 साल की थी जब मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। 20 साल की उम्र से कंपनी संभाली, उसे और ऊंचाई पर ले गई ताकि एक दिन दादी को प्राउड फील करा सकूं। उन पर मैंने जिंदगी भर आंखें मूंद कर भरोसा किया और उन्होंने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे ही धोखा दिया। आई एम हर्ट। वेद चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ उसमें कियारा की तो कोई गलती नहीं थी। उसका मकसद था उसके पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढना, गद्दार होने का कलंक मिटाना। लेकिन कियारा, वो तो इस बेबुनियादी रिश्ते में जबरदस्ती फंस गई। लेकिन सावित्री ने अपने ही पोती के साथ ऐसा क्यों किया? अभी वो इसी सोच में था कि तभी सड़क के एक दूसरे छोर से एक काला हेलमेट पहने हुए शख्स तेजी से बाइक उनकी ओर बढ़ा रहा था, जैसे उन पर हमला करना चाह रहा हो। वेद ने तुरंत कियारा को अपने पीछे खींच लिया। उसकी आंखें उस बाइक वाले पर टिक गई। क्या वेद उस बाइक वाले को रोक पाएगा? क्या वो कियारा को बचा लेगा? और क्या उसे अपनी मम्मी पापा की मौत का सच पता चलेगा?
सावित्री के पास कौन से जवाब हैं जो वेद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्यों करवाई उन्होंने वेद और कियारा की शादी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ब्लैक हेलमेट वाला बाइकर सीधे वेद और कियारा की ओर ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक देने आ रहा हो। वेद ने कियारा को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उस बाइकर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और वेद की ओर उछाल दिया और फिर फरार हो गया। वेद ने एनवेलप कैच किया और जोर से चिल्लाया, हे रुको! वेद की आंखों में सवालों की चिंगारी दहक रही थी। फिर से वही मिस्ट्री मैन, अगली बार इसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन इस एनवेलप में क्या है? इससे पहले कि वो एनवेलप खोलता कि तभी कियारा को चक्कर आने लगे। वेद ने एनवेलप जेब में रखा और उसे संभालने लगा, लेकिन कियारा ने उसे तुरंत झटक दिया। वो लड़खड़ाते हुए उससे दूर हटी और बोली, मेरे पास मत आना, दूर हटो मुझसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। कियारा, जो अब तक खुद डर के मारे वेद को पकड़कर खड़ी थी, अब वो उसे दूर हटने को कह रही थी। वेद ने गहरी सांस ली और झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहते हुए उसने कियारा को एक झटके में कंधे पर उठा लिया। कियारा के हाथ पैर पटकने के बावजूद वेद ने उसे कार के पीछे की सीट पर बिठाया और खुद इसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ दूर जाते ही गाड़ी का ड्राइवर रियर व्यू मिरर से उन दोनों को देखकर ब्लश कर रहा था। ड्राइवर वेद से बोला, आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं और मैडम आपकी हीरोइन। तो वेद ने ड्राइवर का मुंह बंद करते हुए कहा, पिक्चर बहुत देखते हो, जल्दी घर चलो। वेद से रहा नहीं जा रहा था। वो जल्द से जल्द कियारा को घर पहुंचाकर वो एनवेलप पढ़ना चाहता था। तभी कियारा आधे नशे में बड़बड़ाने लगी, मुझे घर नहीं जाना, दादी के पास तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं जाना। उसने इरिटेट होकर पीछे से कियारा की गर्दन पकड़कर उसे करीब खींचते हुए कहा, चुप, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शादी सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी मजबूरी में की है और अब इसे निभाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना? कियारा ने घूरते हुए वेद की तरफ देखा और अचानक उसने उल्टी कर दी, वो भी सीधे वेद की शर्ट पर। वेद के चेहरे का रंग ही बदल गया। अब और कुछ भी होना बाकी है क्या भगवान? वेद का गुस्सा फूट पड़ा। अरे जब पीना नहीं आता तो पीती क्यों? जैसे ही वेद और कियारा मैंशन पहुंचे तो वेद लिफाफा कमरे में रखकर कियारा को सीधा वॉशरूम ले गया और शावर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की बौछार पड़ते ही कियारा का शरीर सिहर उठा। कियारा ने शावर के पानी से बचने की कोशिश की, लेकिन वेद की पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, चुपचाप खड़ी रहो। अगर अब ज्यादा हाथ पैर या मुंह चलाया ना कियारा रायज़ादा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम बहुत पछताओगी। कियारा की नशीली आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे कुछ गलत करने के लिए इनवाइट कर रही हो। वेद ने जोर से दीवार पर हाथ दे मारा और गहरी सांस लेकर बोला, इसे नशा उतारने लाया था और ये मुझे ही नशीली आंखों से घूर रही है। लड़की का चक्कर किसी दिन भारी ना पड़ जाए। अगले 15 मिनट में वेद ने कियारा को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर जल्दी में कमरे से बाहर आते हुए उसने वो लिफाफा खोला तो देखा उसमें एक अधूरी फोटो थी। फोटो देखते ही वेद हैरानी से बोला, ये तो उस फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गई थी। फोटो में सबसे नीचे एक पुरानी मोहर लगी थी। ये मोहर उसे याद थी, उसने अपने पापा को कई बार ये मोहर यूज करते हुए देखा था। वेद ने लिफाफा को चेक किया तो उसमें एक जगह का एड्रेस था और मैसेज लिखा था, सच जाना चाहते हो तो यहां पहुंच जाओ। लगता है सच का पता यहीं जाकर लगेगा। वेद तुरंत भागते हुए मुंबई के एक सुनसान पुल की ओर रवाना हो गया। रात के सन्नाटे में पुल पर सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी और नीचे वहां एक लंबा और हट्टा कट्टा शख्स खड़ा था। वेद उस अनजान आदमी की ओर बढ़ा। उस शख्स का चेहरा आधा ढका हुआ था और आंखों के पास एक गहरा जख्म का निशान था। वेद को देखकर वो आदमी भारी आवाज में बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर होगे। वेद ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा जैसे शेर किसी नई शिकार को देखता है। ये सब क्या खेल खेल रहे हो तुम? मुझे यहां बुलाने का मकसद? उस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं रकीम, तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड हूं और ये फोटो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़े थे। सिर्फ तुम्हें इसमें लिखे मैसेज को डिकोड कर सकते हो। वेद का दिमाग हर एंगल से सोच रहा था। वो किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता था। डिकोड? आखिर तुम इतने सालों बाद क्यों सामने आए? ये गेम यहीं खत्म होगा, आज ही। ये कहते हुए वेद ने अचानक रकीम को पकड़ने के लिए हमला किया, लेकिन रकीम झुककर बच गया। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। चंद सेकंड्स में वेद को समझ आ गया कि रकीम एक ट्रेन फाइटर था, लेकिन रकीम वेद की फाइटिंग स्किल्स से शॉक्ड था।
वो इनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी कुछ कम नहीं था। यहाँ तक कि उसने रकीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। रकीम वेद के मुक्के से बचते हुए बोला, किंग, ये खेल तो सालों पहले शुरू हो गया था और इसे खत्म भी तुम ही करोगे, लेकिन आज नहीं। मैं अगली बार खुलकर नहीं मिल पाऊंगा। जैसे तुम सालों तक सामने नहीं आए, वैसे ही मैं भी सायों में छुपा रहा। वेद का दिमाग चकराया, लेकिन उसने लड़ना जारी रखा और पूछा, और तुम मुझे किंग क्यों बुला रहे हो? रकीम ने बचते हुए कहा, तुम्हारे पापा के बाद अब तुम ही किंग हो। अब बस उस फोटो को डिकोड करो, जब आप खुद मिल जाएंगे। लेकिन वो फोटो का दूसरा हिस्सा चोरी हो चुका है। ये सुनकर करीम लड़ते लड़ते रुक गया। तो उन्हें खबर लग गई। हमें कोड डिकोड करने के लिए फोटो के दूसरे हिस्से की भी जरूरत है। सुबह होने वाली है, मुझे जाना होगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे किंग। इससे पहले कि वेद और सवाल पूछता, अचानक रकीम ने वेद को धक्का दिया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। वेद ने अंधेरे में देखा, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। ये रकीम क्या वाकई इतना लॉयल है? और मेरे पापा आखिर थे कौन? उसने मन में सोचा, क्या दादी भी रकीम को जानती है? कहीं ये रकीम कोई दुश्मन तो नहीं, और कहीं इस कोड को डिकोड करवाना रकीम की चाल तो नहीं? और अगर ये चाल भी है, तो ये बात तो तय है कि ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस मिस्टीरियस मैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब सोचते हुए वेद मैंशन वापस आया। कमरे में कियारा सो रही थी। उसने अपनी गीली शर्ट उतारी और सो रही कियारा की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, एक तरफ आपको संभालना है मैडम, और दूसरी तरफ अनसुलझा राज। खैर, खतरा चाहे जितना भी हो, सच तो जानना ही पड़ेगा। सोच वेद, कैसे? अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली, तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे। उसने फिर अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। ये डिलीवरी बॉय मेरे बेड पर, कहीं इसने मेरे साथ कुछ? उसने गुस्से में वेद को एक लात मारी और वेद फड़ाम से फर्श पर जा गिरा। आउच! वेद ने आंखें खोली और कियारा को घूर कर बोला, अरे सुबह सुबह रेसलिंग का शौक है क्या, जो किक मार रही हो? ये कहते हुए उसने अपनी कमर सहलाई। कियारा ने गुस्से में बेड से तकिया उठाया और वेद की ओर फेंक दिया। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास सोने की? कल क्या किया तुमने मेरे साथ, बोलो। वो और तकिया फेंकने लगी, जैसे कोई मशीन गन चल रहा हो। वेद ने झटके से तकिया पकड़ा और बेड पर चढ़ गया। उसने कियारा के दोनों हाथ पकड़ लिए। रिलैक्स। कल जो तुमने किया कियारा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया मैंने? वेद के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। उसने भेदती आंखों से कियारा की आंखों में देखा और बोला, तुमने कल सारी हदें पार कर दी कियारा। मेरे कपड़े। ये कहकर वेद ने अपने गले पर एक निशान दिखाया जो लव बाइट जैसा दिख रहा था। ये देखकर कियारा के दिमाग में कई तरह की इमेजिनेशन घूमने लगी। नो, दिस कांट हैपन। उसका ऐसा डरा हुआ चेहरा देखकर वेद की हंसी छूट गई और वो बोला, तुमने मेरे कपड़ों पर उल्टी कर दी। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर वक्त टिप टॉप रहने वाली कियारा रायज़ादा नशे में ऐसी हरकतें करती है यार। कियारा की जान में जान आई तो उसने गुस्से में अपने हाथ छुड़ाया और वेद को धक्का दे दिया। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम नशे में मेरा फायदा उठा लोगे। कितने घटिया इंसान हो तुम, निकल जाओ मेरे कमरे से अभी। वेद उठकर कंधे उचकाते हुए बोला, दादी का ऑर्डर मिस कियारा, अब मैं इसी कमरे में रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं फिलहाल आपका रूममेट हूं। तुमने और दादी ने मिलकर मेरी लाइफ को हेल बना दिया है। कियारा गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाथरूम में गई। दरवाजा जोर से बंद किया और तैयार होने लगी। वेद ने कंधे उचकाए और मन में सोचा, ये लड़की तो तूफान है और तूफान को कंट्रोल करने में मजा तो आएगा। कियारा तैयार होकर वेद पर तीखी नजर मारते हुए गुस्से में बाहर आने को हुई तो दरवाजे पर एक नौकरानी से टकरा जो उसके कमरे में ही आने वाली थी। नौकरानी ने कहा, मैडम अब कैसा लग रहा है आपको? कॉफी लाऊं आपके लिए? कल रात तो आप बहुत नशे में थी। रेखा और मैंने बड़ी मुश्किल से आपके कपड़े चेंज किए थे। ये सुनकर कियारा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने पलटकर वेद की तरफ देखा तो वो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। उसने मुड़कर नौकरानी से कहा, मैं ठीक हूं, थैंक यू। ये कहकर वो तेजी से ऑफिस के लिए निकल गई। वेद ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर बाद कियारा अपने कैबिन में पहुंची। सीधे सीधे बता नहीं सकता था कि सर्वेंट्स ने कपड़े बदले, इडियट। वेद की हरकतों से उसका मूड बहुत खराब था। उसने लैपटॉप खोला और तभी एक मेल ने उसका ध्यान खींचा। मेल मिस्टर के की ओर से था।
मिस्टर के, जो कंपनी में सबसे बड़ी अथॉरिटी रखते थे और उनके बारे में सिर्फ सावित्री और कियारा ही जानते थे, और कियारा उन्हें बहुत एडमायर करती थी। मेल में साफ लिखा था, आज 1 महीना होने वाला है लेकिन तुम कंपनी के फ्रॉड्स को ढूंढ नहीं पाए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, फाइंड द ट्रेटर सून, वरना सब कुछ खत्म। मेल पढ़कर कियारा का चेहरा उतर गया। लास्ट वार्निंग? 1 महीने से मैंने और टीम ने सारे तरीके आजमा लिए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, अब क्या करूं? तभी उसके चाचा जी यशवंत रायजादा कैबिन में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक रेड फाइल थी। आते ही उन्होंने सीधा फरमान सुनाते हुए कहा, कियारा, तुमने अभी तक डील साइन नहीं की। यू नो मिस्टर सबरवाल की ये डील कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तुम डीले क्यों कर रही हो? कियारा ने भौहें सिकोड़ी, फिर उन्हें सामने बैठने का इशारा करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाचा जी, प्लीज बैठिए। आप तो जानते हैं ना, कंपनी के फंड्स पहले ही टाइट हैं और आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे हैं, वो भी इतनी जल्दबाजी में। हमारी टीम को R&D करने का टाइम तो दीजिए। चाचा जी ने टेबल पर हाथ पटका, कियारा, ये डील हमें 24 घंटे में साइन करनी है, वरना यह किसी और को मिल जाएगी। Why don't you trust me? अगर मैं कह रहा हूं तो कंपनी के बारे में सोच कर ही कह रहा हूंगा ना, ऐसे तो तुम कंपनी को डुबा कर ही दम लोगी। कियारा का दिमाग गर्म हो गया लेकिन उसने अपने इमोशंस काबू में किए। चाचा जी, मैं कंपनी को डूबने नहीं दूंगी, आखिर ये मेरे पापा मम्मी और दादी की मेहनत है, लेकिन मैं इस मिस्टर सबरवाल की कंपनी के बारे में बिना रिसर्च किए साइन नहीं करूंगी। I'm sorry। उसी वक्त वेद ऑफिस के बाहर पहुंचा। उसके सादे कपड़े देखकर गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, सुबह सुबह किसकी डिलीवरी देने आया है? वेद हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और गार्ड की आंखों के सामने लहराया। कंपनी का स्पेशल एम्प्लॉय कार्ड देखकर गार्ड हड़बड़ाया और तुरंत सल्यूट करते हुए बोला, सॉरी सर। वेद ऑफिस के अंदर आया ही था कि उसका फोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, अपनी बीवी और दुनिया के सामने अपनी असली पहचान कबूल कर ले कि तू ही गद्दार का बेटा है, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तुझे कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। इससे पहले कि वेद कुछ कहता, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वो मन ही मन बोला, बीवी? मतलब किसी को मेरे और कियारा की शादी के बारे में पता है और मेरा पास्ट भी। यह ख्याल आते ही वेद सीधे कियारा के कैबिन में घुस गया। सीमा उसे रोकने से चूक गई और बोली, अरे रुको, यू कांट गो इनसाइड विदाउट परमिशन। वेद को अंदर देखते ही यशवंत चिल्लाया, तुम कहां घुसे चले आ रहे हो? इसे अंदर किसने आने दिया? चलो निकलो यहां से। तभी कियारा वहां आई और सर पकड़कर बोली, चाचा जी, ये मेरा नया असिस्टेंट है, इसे दादी ने हायर किया है। यशवंत ने वेद का मामूली होलिया देखकर हैरानी से पूछा, ये तुम्हारा असिस्टेंट है? मां को कोई और नहीं मिला? इससे पहले कि वेद इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक कियारा का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और जो सुना उससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। व्हाट? दादी का एक्सीडेंट रॉक्स फैक्ट्री के पास? लेकिन वो वहां क्यों गई और अभी कहां है? ओके, इमिनेक्स ट्रॉमा सेंटर, मैं अभी आ रही हूं। उसने फाइल टेबल पर फेंकी और भागते हुए बाहर निकल गई। चाचा जी भी उसके पीछे तेजी से बाहर भागे। सावित्री के एक्सीडेंट के बारे में जानकर वेद हैरान होकर बड़बड़ाया, इस वक्त दादी का एक्सीडेंट? कहीं ये सब उस अननोन कॉलर का किया धरा तो नहीं? मतलब अगर मैंने आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो वो सच में दादी को मार सकता है? क्या सावित्री का एक्सीडेंट कोई साजिश है? क्यों रकीम ने वेद को किंग कहकर बुलाया? क्या सच में वेद करने वाला है रकीम पर भरोसा? और क्या वेद कियारा की ट्रेटर को ढूंढने में हेल्प कर पाएगा? क्या है उस चिट्ठी का राज? कियारा और वेद की यह तकरार क्या नया मोड़ लाने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। सावित्री के एक्सीडेंट की खबर सुनकर कियारा और यशवंत के निकलने के बाद वेद भी हॉस्पिटल भागने वाला था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन बजी। उसने स्क्रीन पर देखा तो ये उसी अननोन नंबर से मैसेज था। आज पूरी दुनिया को तो खुद बताएगा कि वेदांत विक्रम कपूर एक गद्दार का बेटा है। गद्दार शब्द उसकी आंखों में चुभ रहा था और फोन पकड़े हुए वेद की उंगलियां कांप रही थी। उसने फिर उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। वेद ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कौन है तू? तुझे तो मैं किसी भी बिल से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन तेरा मोहरा कभी नहीं बनूंगा। वेद यह समझ चुका था कि यह कोई मामूली धमकी नहीं थी। कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो तुरंत कंपनी से बाहर इतनी तेजी से भागा मानो वो उड़ रहा हो। फूड डिलीवरी की नौकरी के चक्कर में उसे सारे शॉर्टकट्स याद थे।
लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बदतमीजी से पूछा, अबे रुक, कहाँ जा रहा है? तेरे बाप का हॉस्पिटल है।